बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट 4 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्टूडेंट, बिफोर के हम वर्क डन को फाइंड आउट करने की ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है। तो स्टूडेंट, जिस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिमिलरली ग्रेविटेशन फील्ड में मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल जो है वो दे देता हूं, जिससे आपको फिर खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाएगी कि ग्रेविटेशन फील्ड होता क्या है। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फॉर एग्जांपल ये मारकर इसको मैं ऊपर फेंकता हूं तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाता है। आप किसी और ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे ही आता है, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो मतलब क्या हुआ कि कुछ तो है जो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, अर्थ जो है इसको अपनी तरफ खींचता है। तो वो किस वजह से खींचता है, और ये जो अट्रैक्शन है, मींस ये जो फोर्स लग रही है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, तो ये एक रेंज तक होगी, एक लिमिट होगी जहां तक इसका अफेक्ट, इस अर्थ के अफेक्ट को या ग्रेविटी को जो है क्या किया जाता है, वो एक्सपीरियंस किया जाता है, फील किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं, वापस नीचे आ जाता है। थोड़ा और फोर्स के साथ ऊपर फेंकते हैं तो ये थोड़ा और हाइट पे जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। लेट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट एक ऑब्जेक्ट हमने इस हाइट तक फेंक दिया तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ तक फेंक देते हैं तो ये अगेन वापस नीचे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा हम हाइट बढ़ाते हैं तो ये फिर वापस आ जाएगा। मीन्स इस तरह अगर हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो एक टाइम आ जाएगा जब हम उसको ऊपर फेंकेंगे तो ये वापस नीचे नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो एक मतलब क्या हुआ कि एक लिमिट है जहां तक इस अर्थ के अफेक्ट को फील किया जाता है, एक रीजन है, एक स्पेस है इस अर्थ के अराउंड जहां इसके अफेक्ट को जो है वो फील किया जाता है। तो वो रीजन, वो स्पेस अराउंड द अर्थ जहां पे अर्थ जो है बाकी बॉडीज को अपनी तरफ क्या करते हैं, अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस रीजन को, इस स्पेस को, इस एरिया को अराउंड द अर्थ, इसको फिर स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही डिफिनीशन की है कि द स्पेस आर रीजन अराउंड द अर्थ विद इन विच इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। वो रीजन, वो स्पेस अराउंड द अर्थ जहां पे अर्थ बाकी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इस रीजन को फिर हम स्टूडेंट क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट, ये तो हमारे पास फील्ड की बात हो गई है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, कितना स्ट्रांग होगा, इंटेंसिटी कितनी होगी। तो वो फिर स्टूडेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जिस तरह की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बात की थी, मैग्नेटिक फील्ड में बात की थी, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमने बात की थी, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्योंकि वहां पे चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही थी। यहाँ पे हमारे पास क्या स्टूडेंट, मास है, ऑब्जेक्ट की मास, और फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ। तो हम कहते हैं इस अर्थ के फोर्स को फिर हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब कि ये अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। फॉर एग्जांपल, एक पहलवान है ना, वो एक ही चीज के ऊपर जो है एक बंदे को अपनी तरफ खींच रहा है, या एक सोफा सेट या उसको ऊपर उठा रहा है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। एक हमारी तरह जो है कमजोर लोग हैं, वो जब आप उठाएंगे तो वो कमजोर लगाते हैं। चूंकि जो बंदा जितना ज्यादा फोर्स लगाता है, इससे पता ये चलता है कि वो बंदा उतना ही स्ट्रांग है, उतनी उसकी इंटेंसिटी में स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जो बंदा फोर्स कम लगा सकता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो सिमिलरली यहाँ पे अर्थ के फील्ड की स्ट्रेंथ को हम इससे ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट, इस मास के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। तो इसको फिर स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे हम वही बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, कि द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब स्टूडेंट, मैथमेटिकली हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होगा, तो आप हैरान रह जाओगे जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे या देखेंगे। हमारे पास फार्मूला स्टूडेंट W=mg, वेट, वेट का जो फार्मूला है, वजन, वेट, इंतजार की बात मैं नहीं कर रहा, वेट वजन उसकी बात मैं कर रहा, तो उसका फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास W=mg। अब W हमारे पास क्या स्टूडेंट, वेट, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, m क्या है, मास, g क्या है, यहाँ पे g क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर मैं मास के ऊपर जो है डिवाइड कर लेते तो यहाँ से g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी W/m। W क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास
इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G। दिस स्मॉल G रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, तो वहां पे भी इसकी बात इसकी डिस्कशन हो गई कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, यहाँ पे भी वही बात होती है। अब अगर मैं जो है इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी स्टूडेंट, ऊपर जो है फोर्स है, W वेट फोर्स है ना, तो इसकी न्यूटन, और नीचे मास है तो kg, तो न्यूटन पर kg। और अगर इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कंसीडर करें तो फिर हमारे पास क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो उसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करूं तो फिर ये न्यूटन पर kg के बराबर होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक और टर्म डिस्कस करते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड, के जो हमारे पास फील्ड्स होते हैं वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों बातें हम उसमें करते हैं। तो कंजर्वेटिव फील्ड कौन से होते हैं स्टूडेंट, कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड्स होते हैं जिसमें अगर हम एक क्लोज्ड पाथ में वर्क डन करें तो उसका टोटल वर्क डन हमारे पास किस चीज के बराबर होगा स्टूडेंट, 0 के बराबर होगा, एक कंडीशन। दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, इज इट क्लियर, मींस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो किसी एक ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, मींस वर्क डन कर रहे हैं एक पाथ को फॉलो करते हुए, और वही ए से मींस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाने के लिए हम दूसरा पाथ जो है फॉलो करते हैं और वर्क डन करते हैं, तो दोनों हमारे पास वर्क डन क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब कि वर्क डन जो है इज पाथ इंडिपेंडेंट, मींस पाथ फॉलोड बाय द बॉडी जो है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा इस केस में वर्क डन। अब इसके मतलब आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी, ठीक है ना। अगर मैं जो है इस ए से बी तक जो है मैं एक ऑब्जेक्ट को ला रहा हूं, तो एक फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन होगी, या चलो इसको मैं सी देता हूं ताकि फिर आप लोग की आसान हो। तो एक रास्ता ये है, पाथ ये है, इस पाथ को हम फॉलो करते हैं, डायरेक्ट ए से सी तक जाते हैं। और एक पाथ हम इस तरह कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले हम ए से बी की तरफ चले जाते हैं और फिर बी से जो है वो सी की तरफ चले जाते हैं। तो एक ये नंबर सेकंड पाथ हो गया, ये नंबर फर्स्ट पाथ हो गया। तो मतलब काम वही है, हम ए से सी तक जा रहे हैं, तो एक में हम पाथ नंबर 1 को फॉलो करते हैं और दूसरे केस में हम पाथ नंबर 2 को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दोनों केसेस में हमारे पास स्टूडेंट वर्क डन क्या होगा, सेम ही होगा। मींस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो ये दो केसेस जो होंगे जिस फील्ड में, उस फील्ड को हम फिर स्टूडेंट क्या नाम देते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड। ये दो कंडीशन यहाँ पे ट्रू होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम डिफिनीशन में बात करते हैं कि अ फील्ड in which work done is independent of the path followed. Is it clear? वो एक पाथ को फॉलो करे, दूसरे पाथ को फॉलो करे, इंडिपेंडेंट होगा वर्क डन। और दूसरे केस क्या है, एंड द टोटल वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज 0। अगर हम किसी क्लोज्ड पाथ में वर्क डन कर रहे हैं तो टोटल वर्क डन हमारे पास स्टूडेंट किस चीज के बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो इस किस्म के फील्ड को स्टूडेंट फिर हम नाम देते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, और उसके फोर्सेस को फिर हम नाम देते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये कौन से हमारे पास एग्जांपल है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल दीज आर द कंजर्वेटिव फील्ड। और इसकी जो फोर्सेस है जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ऑल दीज आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड फिर क्या होंगे, जिसमें जो वर्क डन है वो डिपेंड करता हो पाथ के ऊपर, तो उसको फिर हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। और उनके फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास क्या है, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन में हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये फ्रिक्शन फोर्स की बात हम करते हैं, तो इस पाथ में फ्रिक्शन अलग होगी, इस पाथ में फ्रिक्शन अलग होगी, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कुछ और होगी, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कुछ और होगी। तो ये हमारे पास फिर क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। सो स्टूडेंट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हमने वो दो कंडीशन प्रूफ करने हैं ताकि हमें पता चले कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या वो कंजर्वेटिव फील्ड है कि नहीं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, या वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। सो यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक पाथ है, हमारे पास है 2 पॉइंट्स है ए एंड सी। हम जो है वर्क डन कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। अब हमारे पास 2 पाथ्स है, राइट। यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया है, तो हम जो है फर्स्ट ए से डायरेक्ट सी पे जाते हैं, ये पाथ नंबर 1। और सेकेंड पाथ है हमारे पास कि पहले हम ए से बी में जाए एंड देन फ्रॉम बी टू सी हम चले जाए, इसको हम नाम देते हैं पाथ नंबर 2। मीन्स 2 पाथ से जो है हम अपने डेस्टिनेशन तक जाना चाहते हैं। और फिर हम देखेंगे पाथ 1 का भी वर्क डन, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे,
एंड पाथ 2 का भी टोटल वर्क डन फाइंड आउट। फिर हम देखें क्या दोनों सेम है, अगर सेम आ गए इसका मतलब है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, मीन्स पाथ इंडिपेंडेंट। इज इट क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, वो हम ए से सी तक ला रहे हैं। ये जो इसका वेट है W डाउनवर्ड, ठीक है, ये डाउनवर्ड है W, ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट D कवर कर रही है, ये डायरेक्शन है इसका, और ये मेकिंग एन एंगल थीटा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास चूंकि हम पाथ ए से पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल पॉइंट ए के ऊपर ही बन रहा है। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, या मीन्स कहते हैं हम एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, क्योंकि थीटा का जो हमारे अपोजिट साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, मीन्स वाई एक्सिस। सो ये आपने ध्यान में रखना होगा। अब देखो फर्स्ट हम पाथ नंबर 1 के में वर्क डन फाइंड आउट करते हैं कि जब हम ए से सी में डायरेक्ट जाते, डायरेक्ट पाथ हम ले रहे हैं, तो फिर हमारे पास टोटल वर्क डन कितना होगा। सो यहाँ पे देखिए नंबर फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पाथ ए सी, मीन्स पाथ नंबर 1 जो है हम ए से सी पे जा रहे हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, वी नो दैट कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, जो कि बराबर है एफ डी कॉज ऑफ थीटा, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टूडेंट हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे F को हम रिप्लेस कर लेते हैं स्टूडेंट W से, ठीक है ना। ये W वर्डन के लिए, ये W क्या है हमारे पास, वेट के लिए, इसके फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी हमारे पास आएगा W D cos ऑफ थीटा, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये चीज़ हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि D cos ऑफ थीटा किस चीज़ के बराबर है। सो अगर हम देखें ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, या BAC, या CAB, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें और इसमें हम जो D cos ऑफ थीटा को फाइंड आउट करना चाहिए, लेट फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, जस्ट इसको मैं इस तरह रोटेट कर लेता हूं, इस ट्राइंगल को मैं इस तरह रोटेट कर लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे इसको रोटेट करने लगा हूँ, यही चीज़ है, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ। जब इसको हम रोटेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह बन जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा, इस तरह बनेगा ना। ये हमारे पास होगा पॉइंट C, ये हमारे पास है पॉइंट B, और ये हमारे पास है पॉइंट A। यहाँ पे हमारे पास थीटा एंगल बन रही है, यही चीज़ है, जस्ट इसको मैंने इस तरह कर लिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये जो हमारे पास A से C तक की जो डिस्टेंस है, इसको मैंने D का नाम हमने रिप्रेजेंट किया है। ये जो हमारे पास A से B तक जा रहा है, इसको हम D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A से B तक ये D1 है, और B से C तक जो जा रहा है इसको हम D2 का नाम दे रहे हैं। स्टूडेंट, चूंकि हम D cos ऑफ थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, ये D है। तो cos थीटा हमेशा कहाँ पे होता है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। सो वी नो दैट, हमें पता है कि जो cos थीटा होते हैं ना स्टूडेंट, वो बराबर होते हैं स्टूडेंट बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के बराबर। आप स्टूडेंट यहाँ पे देखो, बेस हमारे पास, इससे हमारे पास आ जाएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस जो है वो क्या है स्टूडेंट, D1, और हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट हमारे पास क्या है, D। तो हमारे पास आ जाएगा D1 डिवाइडेड बाई D, या अगर D को मैं इस साइड पे मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आ जाएगा कि D cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू D1। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने किस तरह कैलकुलेट किया है। सो यहाँ पे मैंने वही बात की कि फ्रॉम द गिवन फिगर, वो जो हमारे पास फिगर है, वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे सिंपल करके बता दिया है। ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल हो गया, मैंने आपको बता दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जस्ट इसको मैंने इस तरह रोटेट कर लिया है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है कि cos थीटा इज इक्वल D1 बाई डी की, किस तरह आ गया ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कैसे D cos थीटा जो है वो D1 बाई डी के बराबर आ गया। ये D इस साइड में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा D cos ऑफ थीटा जो कि बराबर है D1 के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3, आप इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट के वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू C इज इक्वल टू W अपनी जगह, और ये D cos ऑफ थीटा की जगह क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास D1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C, पाथ नंबर 1, पाथ 1 डायरेक्ट पाथ का जो हमारे पास वर्क डन आ गया है वो कितना है WD1। अब स्टूडेंट इनडायरेक्ट पाथ की तरफ हम जाते हैं, पहले हम पॉइंट A से B तक जाएंगे, फिर B से C तक जाएंगे। तो हमने पहले ये वर्क डन फाइंड आउट करना होगा कि A से B तक कितना वर्क डन आएगा, और फिर हम B से C तक जाएंगे, कितना वर्क डन जाएगा, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास इस पाथ के लिए टोटल वर्क डन आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। सो ये तो हमारे पास जो डायरेक्ट पाथ है उसकी बात होगी। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट पाथ ABC, ये ABC वाला जो पाथ है। Here a body moves from first from point A to B
एंड देन फ्रॉम बी टू सी। पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये बॉडी ए से बी तक जाएगी और फिर बी से सी तक जाएगी। इस डायग्राम को आप लोगों ने स्टूडेंट अंडरस्टैंड करना है, इसका अंडरस्टैंडमेंट हो गई आपको, तो अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको, तो फिर जो है आपके लिए ये कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा। सो हम के पहले क्या करते हैं, हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो फर्स्ट वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास बॉडी अगर डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास बॉडी में यहाँ पे साइड पे बना लेता हूँ, ये हमारे पास है वो जो बॉडी यहाँ पे मैंने बात की है, जिक्र की है, ये वो बॉडी और डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, ये डाउनवर्ड जा रही है, मेकिंग डिस्प्लेसमेंट d1, कवर कर रही है डिस्प्लेसमेंट d1। अब ये तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो गई है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी किस डायरेक्शन में स्टूडेंट, वो भी अगर आप देखें वो भी डाउनवर्ड है ना, जिसको हम W का नाम दे रहे हैं, वो भी W है डाउनवर्ड। तो अगर हम देखें यहाँ पे स्टूडेंट दोनों हमारे पास क्या है, पैरेलल है, एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो D1 और W के दरमियान जो एंगल होगी स्टूडेंट वो फिर कितनी होगी स्टूडेंट, यहाँ पे फिर हमारे पास जो थीटा होगा वो 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों होगी, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। D मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड W मीन्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा ना कि आप इसको वर्ड डन कंसीडर कर, W मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो W जो है हमारे पास और D1, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा स्टूडेंट, थीटा। थीटा जो होगा वो 0। तो ये बात आपने ध्यान में रखो। सो हम जाते हैं फर्स्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो फार्मूला वही है, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू एफ डॉट D1। चूंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने D1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो एफ D1 कॉज ऑफ थीटा, इस एफ की जगह जस्ट मैं रिप्लेस कर रहा हूँ W, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। सो W D1 कॉज ऑफ थीटा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पास थीटा बन रही है वो है हमारे पास 0, ठीक है ना, हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास आ जाएगा कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू W D1 एंड cos 0। और हमें पता है स्टूडेंट cos 0 किस चीज़ के बराबर है, वो 1 के बराबर है। तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू W D1 मल्टीप्लाइड बाई 1, वही W D1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 हमें क्या बता रहा है, ये वर्क डन है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब जो ये स्टूडेंट हम फाइंड आउट करते हैं वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, लेकिन जगह नहीं है तो हमें इसको जो है रफ करना होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब जो है हम बी से सी तक जा रहे हैं और वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर हमें इसको सम करना होगा। नाउ स्टूडेंट, जो है हम जो है हमने वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास इक्वेशन आता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, डायरेक्ट पाथ का हमारे पास जो इक्वेशन आया था, इक्वेशन नंबर 4, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस में वो आप देख चुके हैं, जिसको मैंने रेफ किया हुआ है, WA टू C विच इज इक्वल W D1। और इनडायरेक्ट पाथ में हमने पॉइंट ए से बी तक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि अगेन फ्रॉम ए टू बी वो इक्वेशन आया है W D1, जो कि इक्वेशन नंबर 6 है। अब हम बी से सी तक जा रहे हैं, तो हमारे पास फार्मूला होगा वर्क डन फ्रॉम बी टू सी मीन्स नाउ वर्क डन फ्रॉम बी टू सी एफ डॉट D2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है D2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि बराबर है एफ D2 कॉज ऑफ थीटा। एफ को अगेन रिप्लेस करते बाई W मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, W D2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि थीटा कितना आएगा। सो स्टूडेंट, अगर हमारे पास बॉडी यहाँ पे आ गई है ना, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल बॉडी इस पोजीशन पे है। अब देखो हमारे पास जो है इस बॉडी के ऊपर जो इसका वेट है W ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो डाउनवर्ड है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये जिसको हम यहाँ पे D2 देखते हैं, ये D2 इस डायरेक्शन में है ना, D2। तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट वो कितना है, 90 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है स्टूडेंट, 90 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल बिटवीन W एंड D2 वो कितना स्टूडेंट, 90 डिग्री। तो इसे मैंने लिखा यहाँ पे हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, पुट इन इक्वेशन नंबर 7। सो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम बी टू सी W D2 और cos 90, cos 90 जो है स्टूडेंट 0 के बराबर है, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा हमारे पास कि W B टू सी मीन्स वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा, 0। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 8। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्क डन हो रहा है वो कितने स्टूडेंट, 0। अब जी चूंकि हमने इस इंडिपेंडेंट पाथ का टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, सो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। नाउ यहाँ पे हमने लिखा है नाउ टोटल वर्क डन इज इक्वल टू WT, जो कि है वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन प्लस वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी।
अच्छा स्टूडेंट, अब इसकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी हमने फाइंड आउट किया हुआ, ये देखो वो है WD1 एंड प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट, वो है 0। सो 0 प्लस WD1 इज इक्वल WD1 जो कि बराबर आएगा वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, मीन्स पाथ नंबर 2 की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो होगा WD1। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 9, दोनों का हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम, WD1। मतलब क्या हुआ कि आप इस पाथ से आते हो या इस पाथ को फॉलो करते हो, दोनों में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। तो इससे हमें यह अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव फील्ड में, या जो ग्रेविटेशन फील्ड है यहाँ पे, क्योंकि वो तो हम फाइंड आउट करना चाहते कि ग्रेविटेशन फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है कि नहीं है, तो इस केस में हमारे पास जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, मीन इस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों पाथ में हमारे पास वर्क डन क्या गया है स्टूडेंट? सेम। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी है ये कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 9, इस दोनों को बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 9 वी कंक्लूड। यहाँ पे बाई वाला टर्म मैंने नहीं लिखा है, इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 9 वी कंक्लूड दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चला कि वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है इस केस में। तो ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। अब सेकेंड कंडीशन की तरफ जाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम सेकेंड कंडीशन प्रूव करते हैं, जो कि है कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0। यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज पाथ है ACB, ठीक है ना। या हम इस तरह करते हैं कि हम C से पहले B की तरफ जाते हैं, फिर B से A की तरफ जाते हैं, फिर A से C पे आते हैं, या आप कहते हो कि A से हम C पे जा रहे हैं, C से B एंड B से A। मीन्स हमारे पास क्लोज पाथ कौन सा है? A B C एंड देन A। ये हमारे पास क्लोज पाथ ABCA, ठीक है ना। अब हमने इस टोटल क्लोज पाथ में वर्क डन फाइंड आउट करना होगा। फिर हम चेक करेंगे क्या इसका जो टोटल वर्क डन है वो 0 के बराबर आता है कि नहीं आता। अगर 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब है कि हमारे पास जो वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ जो है ग्रेविटेशनल, क्योंकि हम ये ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर रहे हैं, वो 0 हो गया है, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशन फील्ड फिर क्या होगा? कंजर्व्ड फील्ड होगा, बिकॉज पहला कंडीशन भी प्रूफ हो गया है कि पाथ इंडिपेंडेंट है, और दूसरा कंडीशन भी फिर प्रूफ हो जाएगा कि अगर हमारे पास जो है क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन किस चीज के बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। तो आइए अब हम इसको फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं वर्क डन फ्रॉम C टू B। यहाँ पे हम देखते हैं हम वर्क डन कर रहे हैं C से, बॉडी जो है ऑब्जेक्ट जो है हम C से B को तरफ जो है वो मूव करा रहे हैं। तो यहाँ पे 2-3 बातें आपने ध्यान में रखनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इज इट क्लियर। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट को तो ऑलरेडी हम D2 से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जो W है, मीन्स वेट है, वो है स्टूडेंट डाउनवर्ड, W डाउनवर्ड है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो इन दोनों के दरमियान जो थीटा होगा स्टूडेंट, वो फिर कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। सो अब देखते हैं, ये बातें आप अपने जहन में रखो। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट C टू B हम जा रहे हैं। वर्क डन फ्रॉम C टू B मैंने डायरेक्ट लिखा है W डॉट D, वेयर W इज द वर्क डन, सॉरी वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो WD2 cos ऑफ थीटा, फार्मूला F डॉट D या W डॉट D, तो WD2 cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कैसे आ गया? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। So angle is equal to theta, which is equal to 90 degree. Put in equation number 1. So equation 1 implies that work done from C to B is equal to WD2 cos 90. Theta की जगह क्या जाएगा? 90, और cos 90 स्टूडेंट हमारे पास 0, and 0 multiplied by something is equal to 0. So हमारे पास आ जाएगा work done from C to B is equal to 0. Let this is equation number 2. Now स्टूडेंट, अब हम जा रहे हैं पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, ये वो ऑब्जेक्ट है जो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है स्टूडेंट। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन तो ये है अपवर्ड, जिसको हमने D1 से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अगर हम देखें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जिसको हम वेट कहते हैं, अगेन डाउनवर्ड है, अगेन डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर लूँ, ये D1 है स्टूडेंट,
और ये जो है जनाब W है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इन दोनों के दरमियान चूंकि ये जो है एंटी पैरेलल इस तरफ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनके दरमियान स्टूडेंट जो थीटा होता है वो 180 के बराबर होता है। कितना होता है स्टूडेंट? 180 सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री। नाउ अब हम बात करते हैं वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, ये पॉइंट ध्यान में रखो। तो WBA वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू ए इज WD1, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को D1 का नाम दिया है, तो W डॉट D1 तो WD1 cos ऑफ थीटा, सो हियर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 किस तरह आ गया मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 3। So equation 3 implies that कि work done from point B to A is equal to WD1 cos थीटा, थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 180 और cos 180 स्टूडेंट -1 के बराबर। किस चीज के बराबर? -1। सो हमारे पास होगा W from point B to A is equal to -WD1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वर्क डन फ्रॉम B to A हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट? माइनस वर्क डन माइनस WD1। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं, अब हम ACC की तरफ आ रहे हैं क्योंकि हमने क्लोज पाथ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट D, यहाँ पे हमारे पास जो क्या है हमारे पास वेट W डाउनवर्ड है, ये वो बॉडी है। कितना एंगल बना रहा है स्टूडेंट? थीटा। यहाँ पे चूंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कितना एंगल है, तो जस्ट हम थीटा ले रहे। थीटा कुछ भी हो सकता है, मीन्स 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, सो ऑन। तो कोई भी एंगल आ सकती है, तो जस्ट हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं है। सो हम लिखते हैं कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C, फार्मूला WA टू C, W डॉट D, चूंकि यहाँ पे हम D ले रहे हैं तो WD cos ऑफ थीटा। जिस तरह हमने प्रीवियस में बात की, हम पहले जो है इस D cos ऑफ थीटा को फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस D cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है। तो चूंकि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अगर मुझे cos थीटा चाहिए, अगेन वही तरीका है कि अगर मैं इसको जो है इस तरह रोटेट कर लूँ, फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऑलरेडी मैं पहले मैं कर चुका हूँ, तो यहाँ पे हम टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करते। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि हमारे पास cos थीटा जो है वो किस चीज़ के बराबर है? D1/D। ऑलरेडी वहाँ पे मैं प्रूफ कर चुका, इससे पहले वाले पॉइंट में जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, तो उसको आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू D1/D। ये D को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा D cos ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू D1। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास इक्वेशन 5 आ जाएगा W वर्क डन फ्रॉम A टू C इज इक्वल टू W अपनी जगह, जबकि D cos ऑफ थीटा की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट? D1 आ जाएगा। लेट दिस इक्वेशन नंबर 6। तो ये वर्क डन है फ्रॉम पॉइंट A टू C। अब चूंकि हमने तीनों साइड्स के लिए वर्क डन फाइंड आउट कर लिया, अब चूंकि हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट करें दिस फॉर दिस क्लोज पाथ, सो हमें क्या करना होगा? जितने भी वर्क डन हमारे पास आ गए फ्रॉम C टू B, फ्रॉम B टू A, फ्रॉम A टू C, सबको हमने क्या करना होगा? जस्ट ऐड करना है, सम करना है। सो टोटल वर्क डन हमारे पास आ गया स्टूडेंट, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम C टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू A प्लस वर्क डन फ्रॉम A टू C। अब जो है वैल्यूज इक्वेशन हमारे पास जो है एक इक्वेशन नंबर 2 है, एक इक्वेशन नंबर 4 है और एक इक्वेशन नंबर 6। पुटिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6 इन इक्वेशन नंबर 7 मींस इनके हमने वैल्यूज पुट करने। सो हमारे पास आ जाएगा WT वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम C टू B इज इक्वल टू 0, ठीक, प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू A इज माइनस WD1 प्लस एंड W वर्क डन फ्रॉम A टू C व्हिच इज इक्वल टू WD1। तो चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम जो है पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर ये लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए, मींस 2 स्टेप्स है वो करते हैं, इसके बाद फिर लेक्चर कंक्लूड हो जाए। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट हमारे पास टोटल वर्क डन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट अब जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा WT इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस WD1 प्लस WD1, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। सो अगर हम देखिए स्टूडेंट हमारे पास टोटल वर्क डन किस चीज के बराबर आ गया? 0। तो सिंस टोटल वर्क डन इज अ क्लोज्ड पाथ ACBA इन ग्रेविटेशन फील्ड इज 0, ठीक हो गया। हेंस ग्रेविटेशन फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हो गए। यहाँ पे हमारे पास आ गया को क्लोज पाथ एलॉन्ग क्लोज पाथ, हमारे पास वर्क डन क्या हो गया? 0। और पहले वाले में हमारे पास क्या था कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों बातें इसमें प्रूफ हो गई है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्टूडेंट तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट जो है यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, यहाँ अच्छा इसके जो फोर्सेस है उसको फिर हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, जैसे कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल दीज आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? एयर रेजिस्टेंस हमारे पास जो हो गया, एयर फ्रिक्शन, जैसे हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जो हो गए, ये तमाम हमारे पास क्या है? ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें, अगर फ्रिक्शनल एरिया हम लेते हैं ना, सरफेस एरिया, उसमें हम क्लोज पाथ में जो है मूवमेंट करेंगे तो हर एक पाथ की जो हर एक सरफेस की जो फ्रिक्शन है वो डिफरेंट होती है। तो दैट्स वाई वहाँ भी जो हमारे पास टोटल वर्डन होगा वो कभी जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो फिर हम कहते हैं जो फ्रिक्शन फील्ड है वो फिर हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होगा, और फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो होपफुल स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।